हे गाइस, आप लोगों से मुझे बात करनी है आज ब्लैक रॉक के बारे में। और आज की वीडियो जो होगी वो संडे स्पेशल है, बिटकॉइन की महा अपडेट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने व्यूज़ ब्लैक रॉक को न्यूज़ को रिलेटेड। अगर जिन लोग को नहीं मालूम है, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या होता है ब्लैक रॉक। मैं आप लोग को अपने पुराने कुछ व्यूज़ शेयर करूंगा कि SEC जो है वो रिजेक्ट क्यों करता रहता है स्पॉट बिटकॉइन ETFs, और क्या संभावनाएं हैं कि ब्लैक रॉक का जो स्पॉट BTF है क्या वो अप्रूव हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा, साथ ही साथ क्रिप्टो के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे बात करूँगा, ऑल्ट कॉइन सीजन कब आ सकता है उसके बारे में बात करूँगा, इंटरेस्ट रेट को लेकर बात करूँगा। मैं अपने यहाँ पर ट्विटर को फॉलो करने को भी कहूँगा। मैं यहाँ पर बात करूँगा आप लोगों से कि इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाता है, और मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ कि टॉप में ऑल्ट कॉइन्स में कैसे मनी रोटेशन होने वाला है आने वाले दिनों में। और उसके बाद एंड में हम बात करेंगे बिटकॉइन की हाफिंग को लेकर। हाफिंग एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो बिटकॉइन के साइकिल में होता है, और बिटकॉइन की नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज की इस महा अपडेट को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फो ला के देता है। आज मैंने बिटकॉइन में फिर से लॉन्ग की कॉल दी थी इस एरिया के अराउंड, और यहाँ पर लॉन्ग वाले अभी सब प्रॉफिट में है जिनका पहला टारगेट हिट भी हो गया। मैंने यहाँ क्रैश की भी बात की थी, मैंने यहाँ पे पंप की भी बात की थी, लॉन्ग हेयर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, ताकि जो नए लोग आते हैं वो हमारे चैनल को जेन्युइन समझकर हमसे जुड़े और हमारी कम्युनिटी को और बढ़ाएं। अगर आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशनल लगता है तो यार शेयर करो। शेयरिंग करोगे तभी तो और लोग जानेंगे कि हाँ भाई, इतने सारे लाख 1.5 लाख यूट्यूबर्स में कोई एक यूट्यूबर भी है जो बात कर रहा है, कम आता है लेकिन सटीक बात करता है जो बात करता है। ठीक है, हाँ मैं अपडेट नहीं रहता हूँ, लेकिन भाई जो मुझे लगता है वो मैं सॉलिड बात करने ही आता हूँ। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टीए से स्टार्ट करें तो मेरे मानने में यही था, मैंने कल जो बात आपसे बोली, यहाँ पर 26,800 का जो लेवल है वो क्लियर होना चाहिए 27,000 तक का। ये लेवल जो मेरा है, इस लेवल का मैं वेट करूंगा कि यहाँ पे पॉसिबल रिजेक्शन किस तरह है। देखो, पहला टीए में रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, पहले सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, यहाँ वाले हो गए। लेकिन जो सेकंड हमारा रिजेक्शन होगा वो रिजेक्शन भयंकर होता है, हैवी कैंडल के साथ होता है। बेरिश कैंडल में यहाँ पर कोई मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कुछ भी ऐसा टाइप का बनता है, या शूटिंग स्टार बनता है, कोई भी रिवर्स हैमर बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो मैं देखूंगा कि भाई मुझे एग्जिट करना है कि नहीं डेली की कैंडल में। ठीक है, तो डेली की कैंडल के लिए हम इसको चार्ट को जो है डेली में कर देते हैं, और जब हम डेली में करते हैं हमें कुछ भी ऐसा कंसर्निंग नहीं लगता है। बस ये जो पिछली कैंडल थी वो हमें थोड़ा दिखाती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अगर अभी लॉन्ग लेकर बैठे हो तो एग्जिट करने का ज़रूर सोचना, क्योंकि टारगेट आपका एटलीस्ट हाफ बुक यहाँ पर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एरिया वो है जो कंसर्निंग एरिया है। यहाँ पर लोग आसानी से इससे ऊपर जाने नहीं देंगे, अनलेस एंड अनटिल ब्लैक रॉक जैसी कोई और न्यूज़ भी आ जाती है बुलिश, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। वरना मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एक ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, यहाँ शॉर्ट का सेटअप ज़रूर बनाना, ठीक है, मार्केट को शॉर्ट करने का। शॉर्ट का आपका टारगेट पहला तो यही रहेगा 26,500 का, दूसरा आपका ये वाला रहेगा 25,800 का, तीसरा आपका रहेगा 25,200 का। ठीक है, तो ये तीन आपके टारगेट शॉर्ट के हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ शॉर्ट करना ज़्यादा बेहतर लग रहा है रेदर देन लॉन्ग के। लॉन्ग कब करना मैं बता रहा हूँ, जब कोई भी बेरिश कैंडल डेली या 4 आवर में ना दिखे, और ग्रीन कैंडल हमें इंगल्फ होती हुई दिखे, वॉल्यूम भी अच्छे खासा दिखे। ठीक है, शॉर्ट तभी करना, शॉर्ट भी तभी करोगे जब कोई बेरिश कैंडल मिले। ठीक है, बिना किसी कैंडल के या रिजेक्शन के आप शॉर्ट ना बनाना, वरना फंस जाओगे। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पर हम थोड़े दिन बिताएं। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के स्पॉट ETF को लेकर। यहाँ पर ब्लैक रॉक ने जो फाइल किया है उसको लेकर बात करते हैं। अब इस एग्रीमेंट में जो फाइल किया है इन्होंने, उसमें एक चीज़ बोली है कि ये इंक्लूड करेंगे सर्विलांस शेयरिंग एग्रीमेंट। सर्विलांस शेयरिंग एग्रीमेंट होता है एक्सचेंजेस के बीच में, जिसमें एक्सचेंजेस ये कहते हैं कि हाँ भाई, हम SEC को डेटा देंगे कि किस तरह की ट्रेडिंग हमारे अंडर में होती है, किस तरह के क्लाइंट्स हमारे हैं, कितनी वॉल्यूम हमने जनरेट की, हमने किसको कितने बिटकॉइन बेचे हैं, ये सारा डेटा आपको देना पड़ेगा SEC को। अगर ऐसा आप करने को एग्री करते हो तभी आपकी सर्विलांस शेयरिंग एग्रीमेंट होती है। अब ब्लैक रॉक जो है वो अप्रूव करने के लिए बोल रहा है कि SEC जो है हमारा अप्रूव कर लें। अब देखो, पहले जिन लोगों को नहीं मालूम ब्लैक रॉक कौन है, वैसे तो आप इतनी सारे यूट्यूबर्स या न्यूज़ को फॉलो करते होगे, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है ब्लैक रॉक क्या है, शॉर्ट में समझाता हूँ तुरंत। ब्लैक रॉक
समझ लो फंड मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी, जो सबसे ज़्यादा लोगों का पैसा संभालती है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, या फिर बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, इनके ही क्लाइंट्स हैं और वो इनको पैसा बढ़ा के देती है। ठीक है, ये कंपनी है ब्लैक रॉक। अब ये कंपनी का नाम जिस जिस चीज़ से जुड़ता है वो बहुत बड़ी न्यूज़ में बन जाता है, या तो उसका प्राइस बहुत तेज़ भागता है। तो ब्लैक रॉक ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर बिटकॉइन में ETF लेकर आएंगे। ETF जो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। ETF को मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। आपने जिस तरह भी म्यूचुअल फंड में कभी पैसा लगाया होगा तो आप समझ गए हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड वाले बेसिकली वो आपके पैसे से ट्रेड करते हैं, आपको सिर्फ ये जिसको हम कहते हैं आश्वासन देते हैं कि भैया आपका पैसा हम आपको चुका के देंगे, इतना तो इतना कम से कम गिरेगा, कम से कम बढ़ेगा, ये चीज़ है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हम मैनेज करेंगे। अब आपको तो ट्रेडिंग आती नहीं स्टॉक मार्केट में, तो आप देते हो किसी म्यूचुअल फंड के मैनेजर को पैसा। अब म्यूचुअल फंड जो मैनेजर, एसेट मैनेजमेंट फर्म का जो ओनर होगा, जो भी उसको चला रहा होगा, वो आपके पैसे को लेके बढ़ाता घटाता रहता है। ठीक है, और उसका काम ये होता है कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म करे। आउट परफॉर्म का मतलब ये है कि अगर मार्केट आपकी एक साल में 100% पंप करी है, तो वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसका 50% मूव तो कैप्चर करे, मतलब उसका अच्छा खासा मूव कैप्चर करे। यानी अगर मार्केट उठी है तो हम भी प्रॉफिट में हों, हमारा पैसा भी प्रॉफिट में हो जो हमने आपको दिया है बढ़ाने के लिए। वही दूसरी चीज़ जो होती है कि जो आपके ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो ये भी फ़ायदा करते हैं कि अगर मार्केट गिर रही है 100% तो कम से कम ही हमारा पैसा गिरे, मतलब हम 20% गिरे अगर मार्केट 100% गिर रही है। तो इस तरह से वो ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड और उनके पास बहुत अंदर का डेटा होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती है कई बार तो इस तरह की जो पकड़े भी नहीं जाते, कई तरह की होती है। तो बहुत बड़ा इसमें लोचा चलता है, बहुत बड़े यहाँ पर काम चलते हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि मतलब मेरा कि ये लोग लिक्विडिटी क्रिएट भी करते हैं, ये लोग न्यूज़ भी छापते हैं, ये लोग, इन्हीं को हम इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका ब्लैक रॉक है, यही तो हो गया इंस्टीट्यूशन, यही तो वेल हो गया। तो ये जैसे ब्लैक रॉक ने अभी न्यूज़ अनाउंस की है, जैसे मैंने कल परसों कोई संडी भाई का लाइव देखा तो उन्होंने एक बढ़िया बात बोली थी, जो बात आपको भी ध्यान रहनी चाहिए। उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पर ब्लैक रॉक लेके बैठा होगा। सिंपल सी बात है, ब्लैक रॉक कभी यहाँ पे अनाउंस क्यों करेगा ना, यहाँ पे अनाउंस क्यों करेगा, या फिर 24,800 पे क्यों अनाउंस करेगा? वो तो उसे लेना था तो वो पहले ही लेकर बैठा होगा बॉटम पे। ठीक है, बिटकॉइन के यहाँ पे भी नहीं, 16,000 17,000 पे बिटकॉइन को लेके बैठा होगा। अब न्यूज़ उन्होंने टाइम आने पर अनाउंस किए। तो ये सब जो न्यूज़ है वो वेल्स ही देखते हैं कि कब उन्हें अनाउंस करनी है, कब नहीं, कब उन्हें रिटेलर्स का पैसा चाहिए, कब उन्हें लिक्विडिटी चाहिए। तो इस तरह से मार्केट में खेला जाता है। अब जो ETF है वो आप समझ गए क्या होता है, वो म्यूचुअल फंड होता है एसेट्स का। इस तरह के जैसे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन में आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप डरते हो खुद ट्रेडिंग करने से, तो आप अपना पैसा ETF में लगाते हो। अब ETF का जो पैसा होता है वो ट्रेडर्स या फिर बहुत बड़े एक्सपीरियंस्ड लोगों के पास जाता है, इन्वेस्टर्स के पास, जो उसको टाइम से एग्जिट और एंटर करते हैं और आपका पैसा बढ़ाने का आपसे वादा करते हैं। भले बिटकॉइन 20% 40% उठे, पर वो जो ETF वाले हैं वो आपको थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाकर ज़रूर देंगे। ठीक है, ये आपसे वो वादा करते हैं और बाकी 1% वो खुद रखते हैं। तो ये ETF वाले होते हैं। अब ऐसा करने को बिटकॉइन में ब्लैक रॉक ने फाइल किया है, SEC से बोला है कि हम ये करना चाह रहे हैं, पर जो कस्टोडियन होगा वो इनका कॉइनबेस होगा। ये बात भी याद रखना, कॉइनबेस के जरिए करेंगे। पर इन्होंने ये बोला है, अभी तक जो SEC रिजेक्ट कर रहा था वो आप समझ लो क्यों कर रहा था। SEC रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर नहीं है, और प्लस जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, वो भी नहीं देता था डेटा SEC को, दूसरे एक्सचेंजेस भी नहीं देते थे डेटा। तो जब तक डेटा SEC को नहीं मिलेगा तो SEC कहेगा भैया जब रेगुलेटेड नहीं है तो हम कैसे अप्रूव कर दें। तो SEC तभी अप्रूव करेगा जब आपका यहाँ पर जो ETF बिटकॉइन का है वो या तो ऐसा हो कि सारे एक्सचेंजेस एग्री करें और उसमें चले जाएं, मतलब इसमें चले जाएं एग्रीमेंट में, सर्विलांस शेयरिंग एग्रीमेंट में, जिसमें सारे एक्सचेंजेस SEC को बताएंगे कि कौन कितना ले रहा है, कितना दे रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ये सब होता रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मैनिपुलेशन बहुत होता है ना, तो SEC इंश्योर करना चाहता है कि सारे एक्सचेंजेस हमें डेटा दें, किसको कितने में दिलवा रहा है, कौन सा कितना क्या मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी ही चाहिए SEC को। तो SEC को अगर सारे एक्सचेंजेस मान जाए, या फिर बाइनेंस वगैरह या कोई बड़ा एक्सचेंजेस भी मान जाए कि हाँ हम यहाँ पर मान रहे हैं कि हम ब्लैक रॉक के साथ यहाँ पर सर्विलांस शेयरिंग एग्रीमेंट के साथ आपके साथ ETF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है ब्लैक रॉक कितना बड़ा है, तो ये $9 ट्रिलियन संभालता है, इंडिया की पूरी GDP से 3 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो आप समझ गए होगे, समझ रहे हो ना। तो 3 गुना ज़्यादा ब्लैक रॉक पैसा संभालता है यहाँ पर
ठीक है। तो $9 ट्रिलियन की जो है फंड मैनेज जो एसेट इनके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो ये ब्लैक रॉक की औकात है, आप समझ गए हो कि कितनी बड़ी है। तो वही एक चीज़ है, एसईसी जो है तभी मानेगा जब यहाँ पर रेगुलेशंस को लेकर एग्री करेंगे एक्सचेंजेस। अब यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो इस तरह से मानेंगे? पहले तो एसईसी को ये भी देखना पड़ेगा। अब एसईसी के ऊपर मुद्दा ये आ जाएगा कि भाई सबसे बड़े यहाँ पर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसने बोल दिया एसईसी को, तो एसईसी यहाँ पर विचार तो ज़रूर करेगा इस बात को लेकर। ऐसे तो कोई दो राय नहीं है कि एसईसी यहाँ पर सोचेगा नहीं। एसईसी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। पहली बात, एसईसी इसको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता। एक बहुत ही सॉलिड रीज़न देना होगा, बहुत ही सॉलिड केस बनाना होगा, तब जाकर वो एसईसी ब्लैक रॉक को करेगा। क्योंकि ब्लैक रॉक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अगर इसने बोला है तो भाई एसईसी को सोचना ही पड़ेगा, और सोचना क्या, अप्रूव भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हो कि प्रेशर अच्छा खासा होता है। अब हम चलते हैं अगली हमारी जो आज हमें अपडेट पे बात करना है, वो है ऑल्ट कॉइन का सीज़न कब आ सकता है। देखिए, एक नॉर्मल चीज़ है कि जो टॉप परफॉर्मेंस वाले ऑल्ट कॉइन्स हैं वो हमारे अगर यहाँ पर और होते ऑल्ट कॉइन्स होते या कोई, अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा कॉइन अच्छा खासा अभी भी पंप है 90 दिनों में, तो उसमें RNDR टोकन का नाम आता है, XRP का नाम आता है, BGB करके कोई टोकन है उसका नाम आ रहा है, TRX भी 45% उठाई है। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पर सब गिरे हैं, देखो 50% तक 56% OP गिरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके टोकन गिरे। ये बताते ये हैं कि यहाँ पर भाई जो टोकन्स हैं वो मजबूत नहीं है, और यही वो खेल है जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ पहले से कि भाई डोमिनेंस का खेल है, ये सारा खेल डोमिनेंस का है। आप देखोगे डोमिनेंस यहाँ पर अच्छे से रुला रही है, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डोमिनेंस अगर भागना स्टार्ट करती है तो 53% के ऊपर भागेगी, जहाँ पर आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं या तो यहीं रुके रहेंगे जहाँ पर है, और सारा नया पैसा बिटकॉइन में आ जाएगा और बिटकॉइन पंप कर जाएगा। ठीक है, या तो ये पहला केस होगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है, ऑल्ट कॉइन हो सकता है ज़्यादा गिरे ना, बस यहीं रुके रहे। ठीक है, ये एक हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बिटकॉइन अगर यहीं रुका रहा या फिर गिरने लगा तो डोमिनेंस बढ़ेगी ही कहीं ना कहीं, तब आपके ऑल्ट कॉइन्स भयंकर गिरेंगे, क्योंकि पैसा सबसे तेज़ी से ऑल्ट कॉइन से भागेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसे दिमाग में ही रखना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ऑल्ट कॉइन सीज़न कब आएगा। आपका ऑल्ट कॉइन सीज़न तभी आएगा जब ये डोमिनेंस गिरेगी, यहाँ से मिनिमम 44% की ओर आती है, तभी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो अभी जो है न्यूट्रल चल रहा है, तो थोड़ा बहुत या तो ग्रीड आएगी, थोड़ा फियर आएगा। आने वाले टाइम में एक बड़ा मूव ज़रूर आने वाला है। S&P की मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि वो 500 जो S&P 500 जो है वो 4400 के लेवल के ऊपर आ गई है। इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ वैसे तो, लेकिन कर लेता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये लेवल हमारे में ऑलरेडी मार्क था, हमारे ही चार्ट में मार्क था, अगर आप देखो गौर से। ठीक है, अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, अपने भाई के भी फॉलोअर्स करवा दो, बढ़वा दो, वहाँ पर ज्वाइन करो, वहाँ पर जुड़ो, मेरे ट्वीट्स देखो, मैं ट्वीट्स वहाँ पर चार्ट्स वगैरह डालता हूँ। आप बताओ मुझे ऐसा मैं क्या करूँ आपके साथ ट्विटर पर कि आप वहाँ पर मुझे और एंगेजमेंट देना स्टार्ट करो। नीचे कमेंट में बताना कि ऐसा क्या पोस्ट करूँ। मैं आपके साथ वहाँ पर कॉल्स भी शेयर करता ही हूँ वैसे तो रेयरली, लेकिन आप बताओ कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे हम अपने ट्विटर पे एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ट्विटर पे काफ़ी यहाँ पर एंगेजमेंट बढ़ानी है, और प्लस यहाँ पर अपनी रीच भी बढ़ानी है, ताकि मैं इस पोजीशन पर पहुँच सकूँ कि मैं यहाँ पर सवाल भी कर सकूँ अपनी कम्युनिटी के पूरे उसके कम्युनिटी के बिहाफ पे मैं कुछ एक्सचेंजेस को बात कर पाऊँ। जब फॉलोअर्स ही उतने नहीं होंगे तो मैं कैसे किसी से सवाल पूछूंगा, कैसे किसी से क्वेश्चन करूँगा ना, ये चीज़ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और चीज़ों को लेकर, इन्फ्लेशन का तो मैं आपको समझा चुका हूँ। इन्फ्लेशन को लेकर पावेल ने बोला था कि ये रोक देंगे लमसम, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है इस साल का भी इनका अभी एक टारगेट बचा है, वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। क्रिप्टो के मार्केट कैप की बात करें तो भाई अब कितने दिनों से 1 ट्रिलियन पे बैठा है, रुको ज़रा देखते हैं एक बार क्रिप्टो का मार्केट कैप भी देख ही लेते हैं। क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप, तो ये हमारा क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप है। लेट्स सी हाउ मच इज़ इट। तो ये तो देखो यहाँ पर बैठा हुआ है 1 ट्रिलियन पर, और इसको हम वीकली करते हैं। मैंने लास्ट टाइम चार्ट इसका आपको बताया था, सॉरी ये वाला, ओके ये वाला रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के फेक आउट दिया, लेकिन नीचे आ गया दोबारा। ठीक है, 1.12 तक 1.2 ट्रिलियन तक गए थे। तो मेरे ये जो चार्ट है मार्केट कैप का, इसने तो बहुत अच्छा बॉटम प्रेडिक्ट किया था। मार्केट कैप के हिसाब से अच्छा खासा बॉटम मेरा प्रेडिक्ट हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या लग रहा है कि यार इसको देखकर लग रहा है कि ये सपोर्ट वगैरह टच करा है इसने। हो सकता है ये एक और बार 1.14 या 1.2 ट्रिलियन तक आए, लेकिन इस बार पैसा बिटकॉइन में आएगा, ये बात ध्यान से याद रखना। ठीक है, तो बिटकॉइन ही स्ट्रांग है, पोजीशन बनाना तो बिटकॉइन में बनाना।
बिटकॉइन की हाफिंग 306 दिन के अंदर लमसम हो सकती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, मैं बता क्यों रहा हूँ बार बार, क्योंकि बिटकॉइन की हाफिंग ने से पहले या उसके आसपास आपको एक अच्छी बुल मार्केट देखने को मिलती है। और ये बात याद रखना, ऑल्ट सीज़न भी उसी में इंक्लूड होता है, ऑल्ट सीज़न भी आता है। दैट्स इट फॉर टुडेज अपडेट। आई होप आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, ट्विटर पर फॉलो करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।